25 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगुणित कोशिका है, उसका संलयन हो रहा है, यानी एन जो है वो फ्यूजन की क्रिया कर रहा है एन से। तो ये पहले तो ये देखना है कि अगुणित है, ये अगुणित है तो एन फॉर्म में है। द्विगुणित रहता तो ये किस रूप में रहता, 2n के रूप में रहता। यानी अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको क्या कहेंगे, संयुग्मन कहेंगे। लेकिन डाउट आता है कि ये संयुग्मन क्या है, निषेचन क्यों नहीं कह रहे हैं। निषेचन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक राज है। उसको जानने के लिए यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है इस पॉइंट को समझिए कि यदि निषेचन की क्रिया हो रहा है और युग्मक समान आकृति वाले हैं, युग्मक कैसे हैं, समान आकृति वाले, तो जब युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं, यानी समान युग्मक। और समयुग्मकों के संयोग को संयुग्मन कहते हैं, यानी समान युग्मक वाले जीव निषेचन की क्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं, यानी सिनगेमी कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे चित्र की सहायता से दिखाया गया है कि संयुग्मन की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पे दोनों छिपकली जो है वो युग्मक इनका एक ही समान है, इसमें से नर तथा मादा की पहचान हो नहीं पाता है। तो यह जो घटना है इसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन, क्योंकि समान युग्मक है यहाँ पे और समान युग्मक मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये अगुणित कोशिकाओं के संलयन को संयुग्मन कहते हैं। और संयुग्मन किसे कहते हैं, तो समान युग्मकों के मिलने को संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसके द्वारा, तो ब्रायोफिलम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रायोफिलम कर देना है। और केलेंचोय, ये दो पौधे होते हैं जिसकी पत्तियों से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। केलेंचोय देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरा फिगर है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसको, ब्रायोफिलम की पत्तियों को, जिससे नए नए पौधे निकलते हुए आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे। ये पौधे विकसित होकर के पूर्ण रूप से एक ऐसा शरीर धारण कर लेंगे जिससे आज़ाद हो जाएंगे और फिर उनसे भी वही प्रक्रियाएं होंगी। तो ये तो प्रक्रियाएं हमेशा निरंतर जारी रहती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डॉट 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 होते हैं, कैसे होते हैं ये बताना है। तो रात में खिलने वाले जितने भी पुष्प होते हैं, एक ही शब्द में याद रखना है, छोटे होते हैं। तो आखिर ये रात में कौन कौन से पुष्प हैं जो खिलते हैं, तो यहाँ पे है जितने भी पुष्प जो रात में खिलते हैं उसका पूरा का पूरा चार्ट दिए रहे हैं। थोड़ा सा इसको गौर से देख लीजिएगा। पहला रातरानी, चंपा, जूही, धतूरा, सप्तपर्णी, रजनीगंधा, पारिजात, चमेली, मोगरा, ये सारे के सारे फूल जो है छोटे होते हैं, रात में खिलते हैं। इसके बारे में कुछ और कहानी जानेंगे, कुछ और इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रात रानी पुष्प के बारे में, जिसको नाइट क्वीन कहते हैं, रात की रानी, यानी इसका भी पुष्प छोटा ही देखने को मिलेगा आपको, जो कि पीछे अभी बताए हैं। नाइट क्वीन के बारे में कहानी क्या है, या रात रानी का फूल एक अलग ही किस्म का फूल है। क्यों, जो केवल रात में खिलता है और सुगंध देता है। यह केवल रात में ही खिलता है और सुगंध भी देता है। रात रानी के फूल भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े हैं तो कुछ और भी पुष्प है जो रात के समय खिलते हैं, थोड़ा इसका भी चर्चा करते चलते हैं। तो चंपा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रात में खिलने वाले छोटे छोटे फूल हैं। चंपा के फूल का नाम भी रात में खुशबू देने वाले फूल के पौधे की लिस्ट में आता है, यानी ये भी रात में खुशबू देने का काम करता है। चंपा 5 पंखुड़ी वाला एक सफ़ेद फूल होता है, जिसमें 5 पंखुड़ी होता है। यहाँ पे गिनिएगा तो आपको दिखाई देगा डॉट से, जिसको दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 पत्तियां होती हैं जो गुच्छे के रूप में खिलते हैं। आपको बता दें
कि यह फूल दिन और रात दोनों समय खुशबू देता है। चंपा के फूल दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगते हैं, जो गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं। ये चंपा का फिगर है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ और पुष्प के बारे में। ये भी रात में खिलने वाला छोटे आकार का पुष्प, जिसको क्या कहते हैं, जूही कहते हैं। जूही के फूल बरसात के समय खिलते हैं। यह छोटे छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं और दिखने में बहुत ही आकर्षक हैं और मनमोहक भी लगते हैं। अगला पुष्प देख लेते हैं धतूरा का, क्योंकि बहुत सारा पुष्प का नाम हम लोग देखे जो तो रात में खिलते हैं, छोटे होते हैं। धतूरे के फूल भी रात में अपनी खुशबू से वातावरण को महका देते हैं और धतूरे के पौधे के फल और फूल का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा करने के लिए भी किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग ये सारी बातें समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है। तो उभयलिंगी मुर्गी, सांप या दोनों या फिर कोई रहे। केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। उभयलिंगी है, ठीक है। देखते हैं ये क्या उभयलिंगी का कहानी आ गया। जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है, उसे हम लोग जीव या पादप कहते हैं। केचुआ, थारामीन, फीता कृमि, थारामीन यानी स्टार फिश, ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे क्या है, जीव या पादप है, जो एक ही समय यानी अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। इसी को हम लोग जीव या पादप कहते हैं। और केचुआ जो है वो उभयलिंगी है, जिसमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन भी करते रहने हैं, लिखते भी रहने हैं, ताकि रिवीजन करने के समय आपको फिर से ढूंढना ना पड़े और फिर से वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित यानी एन का फ्यूजन एन से हो चुका होगा तो बनेगा हमारा क्या, द्विगुणित अवस्था। कैसे बनेगा, तो अंडाणु द्विगुणित नहीं है, क्योंकि ये तो एन के रूप में है, शुक्राणु एन के रूप में है। युग्मनज जो है ये द्विगुणित है, क्योंकि ये संलयन की क्रिया या निषेचन की क्रिया कर चुका है, तो इसको कहेंगे हम लोग कि ये द्विगुणित अवस्था है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं। कोई भी जीव सबसे पहले जन्म लेता है, फिर शैशवावस्था आता है, शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद जीर्णावस्था, जीर्णावस्था के बाद वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जन्म से लेकर के प्रकृति की जो मृत्यु होता है उसके बीच की घटना जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ये सारे पॉइंट समझ रहे होंगे। और देख लेते हैं तो थोड़ा सा ये बात हम याद रखेंगे कि थोड़े थोड़े से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इन सारे वीडियोज़ को आप लोग परमानेंट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो रहा है, घर बैठे हो रहा है। और अंत में यही कहेंगे कि एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, और कैसा हमको वीडियो देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग सलाह दे सकते हैं, आपकी सलाह का हमको इंतज़ार रहेगा। हम मिलेंगे कुछ और प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। पार्ट वाइज बहुत सारा हम लोग करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको भी देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।